और सब ठीक है? और बताओ। चलो, अब इसमें जैसे हमने देखा है तो मैथ्स में सिलेबस के बारे में तुमको बता दिया है। मैथमेटिक्स में हमने सिलेबस जो भी था हम एक बार उसको देख चुके हैं। उसके तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग जितने भी तो चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें तो कितने मार्क्स है, कितना मार्किंग स्कीम है, हर एक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम देख चुके हैं। वो मोटा मोटा अंदाज़ा तुमको हो चुका है। अब तुम्हें इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना है ताकि तुम प्लान उसके अकॉर्डिंग कर सको। ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि तुमने सुन लिया और फिर आगे तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुमने सिलेबस कितने अच्छे से देखा है, सिलेबस को कितने अच्छे से तुमने मैपिंग की है। सिलेबस की मैपिंग अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम फिर रूटीन जो तुम्हारा स्टडी का है वो नहीं कर पाओगे। और रूटीन विदाउट रूटीन विदाउट प्लान ना ही युद्ध जीता जाता है, ना ही एग्ज़ाम से पास किया जाता है। तो ये हो ही नहीं सकता विदाउट प्लान और विदाउट रूटीन। ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूटीन तो ठीक है, वो तुमको बनाने में तो मेरी हेल्प लगेगी। मैं रूटीन तुम्हारा जो है तो क्लासेस के अकॉर्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, तो क्लास के साथ साथ लेके मैं रूटीन तुम्हारा मेकअप मैं करा दूंगा। हाँ, फिर उसके तो बाद की रूटीन जो है वो तुम्हारी है कि तुम उसको फिर उसको तुम रिवाइज कैसे कर रहे हो, उसको उसको फिर से तुम मेंटेन तो करने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। और रहेगा तो प्लान, ये भी मैंने ही बताया है तुमको। जब मैं सिलेबस मैंने तो बताया था, तुमने अगर तो किया है वो क्लास तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो मुबारक हो। एक बार लेकिन अगर तुम लोग का इसमें रहा कि ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने वो क्लास तो नहीं किया था, तो फिर हम लोग उसको फिर से एक बार देख लेंगे कभी बीच में। लेकिन आज हम लोग इसके आगे की बात करने वाले हैं, सीधी सी बात है। ठीक है? तो आज इसमें हम लोग को देखना है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर्स रियल नंबर। अब ये रियल नंबर जो अभी तुम यहाँ पे 10th में पहुँचे हो, ये बहुत लंबी जर्नी से पहुँचे हो। तुम 6th क्लास से तुमने नोइंग आर नंबर्स, होल नंबर्स हो गया, या फिर तुम अगर अपने 7th क्लास में जाओ, 7th क्लास में भी तुमने तो मैथ्स में तो पढ़ा है। तुम्हारा तो मैथ्स का तो उसमें तो फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स था, वो भी नंबर्स के ही रिगार्डिंग था, है ना। फ्रैक्शंस था, डेसिमल्स था, वो भी तो मतलब तो नंबर्स पे हम तो डायरेक्टली बात कर रहे थे कि नंबर्स को तो पहचाना कैसे जाता है। अगला तुमने 8th क्लास में भी तुम्हें याद है रेशनल नंबर तुमने देखा होगा, रेशनल नंबर्स था। तो रेशनल नंबर्स में भी तुम नंबर्स को ही क्लासिफाई कर रहे थे। रेशनल नंबर्स हो या फिर इरेशनल नंबर हो, जो तुमने तो 9th में, अगर तुम्हें याद है अंडर रूट को तुमने नंबर लाइन पे तुमने वहाँ रिप्रेजेंट तो करना सीखा था। तो वो सब कुछ तुम इसके लिए ही कर रहे थे ताकि तुम रियल नंबर तक पहुँचाओ। तुम्हें तो 10th में हम रियल नंबर समझा सके। ये तो पूरी जो अभी तक की 6th क्लास से जर्नी थी, ये कंप्लीट तुम्हें आज के लिए ही प्रिपेयर होना था। 9th में तुमने तो नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम तुम्हें याद होगा, उसमें होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब कुछ तुमने समझा है। अब हम लोग इसमें अब तो रियल नंबर को देखना मोटिव है हमारा। रियल नंबर जो है वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं नहीं बता सकता कुछ। इसको अगर तुमने अभी स्किप किया तो आगे जाके तुम्हारा जो, अगर तुम मकसद है अगर तुम 11th में तुम तो पहुंच गए, तुम तो मैथ्स अगर तुमने तो ले लिया, मतलब अगर ले लिया मतलब ये नहीं कि मैं होप कर रहा हूँ कि तुम फेल हो जाओगे या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये होप कर रहा हूँ कि तुम 11th में तो मैथ्स ही लोगे और तुम मैथ्स को ही लेके तुम अपना तुम क्या बोल सकते हो, तुम अपना एक तो मेन सब्जेक्ट रख सकते हो। ये मेरा होप है। अब इसमें हमने रियल नंबर्स में हमें देखना है कि रियल नंबर्स एक्चुअल है क्या। रियल नंबर्स यानी कि जो रियली एग्जिस्ट करते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर है। जो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नंबर रियल नंबर है, रियली अवेलेबल है, सचमुच का है, झूठ का नहीं, सचमुच का नंबर। ठीक है, सच में वो नंबर है, जादूगिरी की बात नहीं है, वो नंबर है। तो
इसको रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स को अब हम, जैसा हमने देखा है कि हम उसको उसको तो क्यू से डिनोट कर देते हैं और इरेशनल नंबर को आई आर से। ठीक है, अब तो रेशनल नंबर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली रेशनल नंबर है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नंबर, द नंबर विच कैन बी विच कैन बी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड मतलब कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वो ना भी तो कन्वर्ट तो किया हो, लेकिन उसको किया जा सकता है किसी न किसी वे से। कन्वर्टेड इनटू, अभी दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा, इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म यानी फ्रैक्शन, तुमने पढ़ा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, तुमको याद है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये सब वही चीज़ है, ये सब वही चीज़ है। ठीक है, ये सब कुछ कंपाइल हो क्या है, जैसा मैंने क्लास में भी तुमको बताया है। तो q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो होता है तो हमने तो देखा है कि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर जैसे इसकी अगर हम बात करें कि तुम्हारे हाथ में यहाँ तो 5 एप्पल है, उसको उसको ज़ीरो से तो डिवाइड करना है, ज़ीरो से डिवाइड करना है, ज़ीरो लोगों में तो बांटना है। तो ज़ीरो लोगों में तुम तो 5 एप्पल कैसे बांट सकते हो, तो उसको बांटना ही नहीं है, मतलब कोई उसका आंसर ही नहीं आएगा। तो हर एक के हाथ में ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तो इनफाइनाइट आंसर हो जाता है। तो इसका कोई आंसर नहीं होता, ज़ीरो नहीं होगा आंसर, इसका आंसर ज़ीरो नहीं होता है, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी कि या फिर तुम उसको तो नॉट एग्जिस्टेंस, नॉट एग्जिस्ट तुम ये कह सकते हो। तो यहाँ तो क्यू इज मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसी का ऑपोजिट है इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी, विच cannot be converted, which cannot be converted into p by q फॉर्म, जिसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में कुछ इसके अलग अलग प्रकार हैं। तो पहला, जैसे हमने देखा है तो नेचुरल नंबर्स याद होगा तुमको, नेचुरल नंबर्स जो नंबर नेचुरली लिए जाते हैं यूज़ में, 1 2 3, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अगला है होल नंबर्स, तुम जानते हो इंक्लूडिंग ज़ीरो होल नंबर होता है, तो ज़ीरो आ जाता है नेचुरल नंबर में तो वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है, अगला इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी याद आ रहा होगा, कौन से क्लास में था, याद करके बताओ फिर से। तो इंटीजर्स में आता है जो भी तो नेगेटिव नंबर्स है वो आ जाते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4, प्लस में इन्फानाइट तक, नेगेटिव में इन्फानाइट तक। ठीक है, बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में भी बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव में भी, इंक्लूडिंग ज़ीरो। फ्रैक्शन सब क्या होते हैं, व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होते हैं जैसे 2/7, 5/2, है ना, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। 3 होल 2/5, ये सभी फ्रैक्शंस हैं। अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, 3 होल 2/5 एक तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गए फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल। अब रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी होते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है? एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग है 3 पॉइंट, जैसे मैंने लिखा 172। अब ये क्या है, ये 3.172 डेसिमल के बाद 172 होके वो टर्मिनेट हो गया, उसके आगे कोई और वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये टर्मिनेट होके डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अगला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अब ये तुमने अभी अभी किया, याद होगा तुम्हें तो 9th क्लास में। वो तो बार वाला क्वेश्चन याद है? तुम तो बार, वो तो डेसिमल होता था, उसके बाद तो बार होता था, जैसे होता था 2.37 का 37 पे तो बार होता था। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, यानी इसी को हम क्या बोलते थे, 2.37, 37, 37, 37, है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो फिर इसी पे हम तो बार लगा के इसको फिर स्टॉप कर देते थे, यानी कि इसको हम नहीं लिखते थे, है ना। तो ये तो बार वाला जो था, ये वही वाला 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर फिर तो 10 से मल्टीप्लाई करो, वो अलग अलग तो मेथड्स यूज़ करते थे। और इसी को फिर तुम दो इक्वेशन बना के दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर उससे तुम्हारा आंसर आता था, याद होगा अच्छे से। तो ये वही रेशनल नंबर है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर पे आ जाते हैं। इरेशनल नंबर पे इसमें ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेशन मतलब नहीं हो रहा है, मतलब उसका आंसर आता जा रहा है, लेकिन रिपीट अगर होता तो बार लग जाता। नॉन रिपीटिंग है तो बार नहीं लगता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हमने लिया 2.0100100001, रिपीट नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे 01 हो गया, फिर यहाँ 110, डबल तो 01 हो गया, फिर यहाँ पे 0001 हो गया, ऐसे ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। ये बढ़ता जाएगा, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे अरे यार ऐसा तो सुना सुना लग रहा है। एक तो पाई भी हुआ करता है वैसा ही कुछ, है ना, कि तो पाई भी हुआ करता है, उसकी वैल्यू भी कुछ वैसे ही आती जाती है, ख़त्म ही नहीं होता है कभी। तो ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। अब ऐसा भी लग रहा होगा बहुत लोग कि नहीं सर 22/7 तो उसकी वैल्यू है, 22/7, 22/7 इसकी वैल्यू है, ये तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो नहीं, देखो ऐसा नहीं है। इसको पहले तो जानो अच्छे से। पाई की स्टोरी मैंने सुनाई है। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने सिर्फ ली है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना ही टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट करती है, ना ही टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट करती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल तो किसका हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा इर्रेशनल नंबर का, ये भी एग्जाम्पल हो गया इर्रेशनल नंबर का, ठीक है। अगला, अगर तो प्राइम नंबर है अंडर रूट में, प्राइम नंबर अंडर रूट में है, प्राइम नंबर अंडर रूट में है ना, नंबर यानी अंडर रूट में, तो प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है? अभी तुमने देखा है उसको, अंडर रूट तुम 3 को, अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 7 को तुम जब तुम तो कर रहे होते थे नंबर लाइन पे, तो तुम्हें याद है वो एग्जैक्टली क्या होता था, एग्जैक्टली वो कहाँ प्लेस करता था? तुमने उसको तो प्लेस करने के लिए तुमने वहाँ ज्योमेट्री का सहारा लिया था, है ना, कुछ तो मेथड तुमने यूज़ किया था। तो वो जो था वो अंडर रूट में तो प्राइम नंबर ही हुआ करता था, वो इर्रेशनल था। और अगला, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो भी वही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले ले, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 8 भी है, अंडर रूट 10 भी है। तो ये सब एट्सेट्रा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इतना ही नहीं है, बहुत भी और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सभी इरेशनल नंबर्स में आते हैं, ये सभी इरेशनल नंबर है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगता है हमें कि हमें ये याद है, हमें आता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चे देख के आते हैं कुछ ऐसा है तो टर्म, तो बस अरे ये तो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उसको लिख के आ जाते हैं, या उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल के समझ जाते हैं कि वो रेशनल नंबर है। तो ये कन्फ्यूज़न होता है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाए तो बेहतर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक तो टॉपिक आता है, वैसे देखो अब इसमें हमें कुछ इसमें थ्योरी है, वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब ये सब चीज़ हम देखेंगे, अब होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स, ये सब तुम तो जानते हो, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है यहाँ पे
हमें तो मेनली देखो HCF LCM से स्टार्ट करना है, फिर बहुत कुछ तो को प्राइम नंबर्स क्या है वो देखना है, प्राइम नंबर्स को बहुत ही डिटेल में जाना है। तो ये सब देखना आज का हमारा मोटिव रहेगा। क्लास छोटी होगी आज की, लेकिन कुछ ये जो बातें हैं इसके लिए तुम्हें आज का समय पूरा दिया जाएगा इसको समझने के लिए। अगला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इसमें क्या है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, पहले इसको लिख लो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस यानी कि फैक्टराइज करना, उसको तोड़ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अब यहाँ देखो ये क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें तुम्हें ये बताया गया है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, कोई भी दुनिया का कॉम्पोजिट नंबर समझते हो, कॉम्पोजिट नंबर तो क्या होता है, चाहे तो कोई भी हो। अब वो तुम्हारा जो तो कॉम्पोजिट नंबर है, वो तो कॉम्पोजिट नंबर तुम्हारा ऐसा नंबर जिसके जिसके फैक्टर्स दो से ज़्यादा होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले ले, अगर हम बोल दे तो 5, तो इसके अगर फैक्टर्स देखें कि 5 तो किन के टेबल्स में आता है, तो 1 के टेबल में आएगा, 5 इटसेल्फ आएगा, बाकी और किसी के टेबल में नहीं आएगा। अगर हम वही बोले 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 इटसेल्फ में आएगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 4 फैक्टर्स है। 2 से ज़्यादा है मतलब कॉम्पोजिट नंबर है, 2 से ज़्यादा मतलब कॉम्पोजिट नंबर। अब ये ऑड इवन वगैरह तुम जानते हो, तो ऑड इवन नंबर्स को बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही कि मुझे फिर से बतानी है तुमको। ठीक है, तो कोई भी अगर हम तो नंबर ले, कोई भी एक नंबर ले ले, जैसे मान लो 1 2 0 एक नंबर ले लिया, इसकी अगर हमने तो प्राइम तो फैक्टराइजेशन की। अब तुम जो बचपन में एलसीएम निकाल रहे थे ना, ये वही एलसीएम है, बचपन से हमें बुद्धू बनाया गया, बस बोला गया कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम हम निकालना सीख गए। एक्चुअली एलसीएम का जो तो मकसद है वो ये है। अब इसको हमने 2 से, यानी 2 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से अगर इसको हम तो फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि तो प्राइम नंबर्स के हेल्प से इसे फैक्टराइज इसमें करना होता है। 2 से किया 60, 30, 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। अब इसमें अगर हम देखें 120 के फैक्टर्स देखें, तो 2 के यहाँ पे तो कितने, यहाँ पे 2 कितनी बार आया, तो 2 आया 1 2 3, 3 बार, 2 का पावर 3, मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 1, मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 1। ठीक है, ये इसका हो गया, इसके तो फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इनको जो तो फैक्टराइज तो किया है, ये जो 2 का पावर 3 का पावर 1, 5 का पावर तो 1। अब ये 1 लिखो ना लिखो बात तो बराबर होती है, 1 तुम तो नहीं लिखे हो तो भी बात बराबर होती है। ठीक है, ये तो नेचुरली है, इसलिए इसको तो नेचुरल नंबर में तो अब तो 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल नंबर तो 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ है नहीं है, नंबर के नीचे 1 है। जैसे यहाँ पे नीचे में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे 1 नेचुरली है। यहाँ पे अगर हमने लिख दिया तो 5,
तो मल्टीप्लाई में 1 नेचुरली है, ठीक है। अगर तो मल्टीप्लाई में अगर 2 हो रहा होता तो नंबर चेंज हो जाता, 0 हो रहा होता तो भी नंबर चेंज हो जाता। तो यहाँ पे तो 1 नेचुरली प्रेजेंट होता है नेचुरल नंबर में, होल में। तो नेचुरल नंबर में तो 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्क रखता है, ठीक है। चलो आगे। अब वैसे ही देखिए, अगर एक तो क्वेश्चन कर ले इससे बेटर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। किसी को भी तो प्राइम तो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, जैसे अब तो क्या लिखना चाहिए, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ये क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस ईच नंबर, express each number of its each number as a product of its prime factors, product of its prime factors एक्सप्रेस करो, ठीक है। नंबर 1 एक क्वेश्चन हम, एक क्वेश्चन तुम, हम तुम मिलके रॉक करने को रेडी है। 140 को 270 2 टाइम्स 35 5 टाइम्स 7 टाइम्स 1। चलो, तो इसके जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 140 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, ठीक है। अब वैसे ही देखिए, अगर हम एक और नंबर करें 156, ये तुम खुद से करो और इसको तो करके नोटबुक में रेडी रखोगे, ठीक है। ठीक है, चलो अगला वैसे देखो, हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना वो हम, इससे बेटर है कि तुम पहले इसको देखो और इसकी जो बेसिक्स है इसको ध्यान दो। चलो एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पहले ये कर लेते, छोड़ो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज तो प्लान नहीं था वैसे, लेकिन ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब ये एचसीएफ और एलसीएम निकालना तुम बचपन से जान रहे हो, लेकिन इसको अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करके देखेंगे। देखो 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 देखो, पहले देखो, हमने जैसे कि 2 नंबर लिया, मान लो 140 एंड 30, 2 नंबर लिए। पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसके आगे का स्टेप देखते हैं। 270 235 5 7 7 1 2 15 3 5 5 1, ठीक है। अब इसमें देखो 140 के तो प्राइम फैक्टर्स लिख लो पहले। पीएफ ऑफ 140, 2 का पावर 2, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1, 7 भी इकलौता, 7 का पावर 1, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 है ना, 30 इसमें लिखेंगे 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। चलो यहाँ लिख दिया तो यहाँ भी लिख ही डालते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है ना। अब देखो ऊपर देखो, नीचे देखो, नीचे ऊपर देख रहे हो 2 है, 5 है, 7 में 7, नीचे क्या 2 है। अब इसमें इसमें देखा 2 है, 3 है ऊपर में लेकिन नहीं है, नीचे 5 है, ऊपर भी तो 5 है। अब इसमें बहुत ध्यान से, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर एलसीएम निकालनी हो और अगर एचसीएफ निकालनी हो, बहुत ध्यान से करना। ये सबसे तो बड़ा जो इसका जो तो मेथड है वो सब यहीं पे, यहाँ पे 2 से 3 वर्ड में हो जाता है। उसको समझा तो हो गया काम, नहीं समझा नहीं हुआ। सबसे पहले ऊपर नीचे देखो। ऊपर में जैसे हमने देखा 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, प्राइम तो फैक्टर्स में तुमने देखा। तो अब इसमें ध्यान से देखो,
नीचे में 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो ऊपर में 3 का पावर 0 कर दो, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 3 का पावर 0 तो 1 ही होता है, कोई भी नंबर हो पावर 0 तो 1। नीचे तुमने देखा 7 नहीं है, तो 7 का पावर 0 कर दिया। इक्वल करना है, मतलब कि जितनी फैक्टर्स ऊपर में लिखे हुए हैं वो फैक्टर्स भी वो तो नीचे होने चाहिए, तो पावर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे एडजस्ट कर दो। अब एलसीएम में ध्यान दो, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी बड़ी पावर वाली जो नंबर है उनको ले लो। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें 2 को, देखो 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 2 का सबसे तो बड़ा, इन तो दोनों में सबसे तो बड़ा तो पावर तो किसका है? 2 का पावर 2 है, तो लिख लो 2 का पावर 2। ठीक है, बड़ी पावर 2 का बड़ा पावर, 2 का बड़ा पावर 2 है। ठीक है, 2 का छोटा पावर, 2 का पावर तो 1 है, तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, एलसीएम में बड़ा पावर लेते हैं। अगला नंबर देखा हमने 3, 3 का पावर तो नीचे में है 1, ऊपर में है 0, तो नीचे में है 1 तो 3 ले लेंगे। 5 ऊपर नीचे तो 1 लिख, तो एज इट इज़ उसको लिख लेंगे। और 7 देखा, 7 का पावर 1, तो 7 भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसको इसको अगर मल्टीप्लाई कर अब तो करेंगे तो तुमको इसका एलसीएम मिलेगा, तुम तब तक मल्टीप्लाई करो। अब एचसीएफ में क्या होता है, छोटी पावर लेनी होती है, छोटी पावर ले लो, छोटी पावर ले लो। ठीक है, छोटी पावर लेने के लिए तुम्हें 2 को देखना है, 2 का छोटा पावर 2 का पावर 1, 3 का छोटा पावर 3 का पावर 0, ध्यान से, है ना? तुमने इसलिए वो मैंने लिखने को बोला था कि लिख लो। 5 देखा, 5 का 5 और 7 का छोटा पावर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 35 35 3, ये आ जाएगा 420, 420। ठीक है, अब ये हो गए इसके एलसीएम और एचसीएफ। अब इसका एक तो वेरिफिकेशन फार्मूला होता है, वो देख लो, वेरिफिकेशन फार्मूला। अब वेरिफिकेशन फार्मूला जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिक वालों का तो जो तो मैथ्स बेसिक है उनका तो ये आता ही आता है, स्टैंडर्ड वालों में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं, अब तुमको तो डायरेक्टली नहीं मिलता है। देखो जैसे इसमें इसका फार्मूला पहले तुम देख लो, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी बोलने का मतलब ये, अभी तुमने एलसीएम निकाला जैसे तो आया 420, एचसीएफ निकाला तुमने आया 10, और यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ तो टू नंबर्स यानी कि दोनों जो तुमने नंबर यूज़ किया था वो था 140 इंटू 30। अब इनका प्रोडक्ट तुम करोगे 140 इंटू 30 और 420 इंटू 10, दोनों सेम आएगा। तुम तो करके देख लेना। ठीक है, तो माता रानी की तो कसम आएगा सेम टू सेम, घबराने की कोई बात नहीं, ये भी सेम ही आएगा, मैंने तो किया नहीं लेकिन आएगा सेम। ठीक है, ये आता है सेम। तो भगवान के नाम पे एक बार बोलो जय हो। ठीक है, और इसको तो जय कर दो। ठीक है, इसको निकालो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर बहुत ज़्यादा तुमने तो पुण्य किए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म कर लिए हैं, कुछ ज़्यादा ही कि वो अब ऊपर से फ्लो कर रहे हैं तुम्हारी अच्छाई, तो फिर ये डायरेक्ट सवाल आएगा। लेकिन वो डायरेक्ट सवाल इतना भी अच्छे लोग तो बचे नहीं हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सवाल आता नहीं है, वैसे बहुत कम आता है। अगर आता है तो वो ऐसा आएगा कि तुमको एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ नहीं दिया रहेगा, दो प्रोडक्ट और तुमको प्रोडक्ट दिया रहेगा। ठीक है, या तुमको एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जैसे यहाँ 2 नंबर से एक नंबर दिया रहेगा, एक नंबर नहीं दिया रहेगा, तुमको वैसे निकालने को आएगा, तो तुम वो ईजिली कर सकते हो, ज़्यादा उसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ तो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, देखो एक बार जाओ, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का और उसके वेरिफिकेशन। सिर्फ ये जो जो तुम तो करोगे तो पेयर ऑफ इंटीजर्स वाला करोगे, 3 इंटीजर वाला अभी नहीं प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 3 इंटीजर्स में अभी प्रैक्टिस नहीं करना है। 2 इंटीजर वाले जितने भी क्वेश्चन अभी तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, एग्जाम्पल को पकड़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पकड़ो, निकालो और उसको एक बार में ख़त्म तो कर जाओ। ठीक है, शुरुआत था, छोटा क्लास है, छोटा ही लेंगे आज के लिए। इससे ज़्यादा मतलब है बताने को बहुत कुछ, लेकिन आज हम इसको रोक रहे हैं।
इसको आराम से एक बार देखो फिर से, बार बार हो सके तो तुम देखो, बार बार देखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, समझ में एक से दो बार में, एक बार में तो आ ही जाएगा, अगर नहीं आया तो दूसरी बार में आ ही जाना है समझ में। ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर उसको ध्यान से देखो। ठीक है, फिर हम लोग इस पे तो मिलते हैं, फिर तो देखते हैं और क्या अगले क्लास में आता है। ठीक है, कल सेम इसके आगे का लेक्चर मिल जाएगा, तो फॉलो अप तो लेते रहना। ठीक है, चलो ओके, सी यू लेटर, फिर तो अगले क्लास में तो मिलते हैं, अगला क्लास भी ऑनलाइन ही है। ठीक है, बाय।